हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, उसका विस्तार कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ किस तरह की थी। तो आज के चैप्टर में हम डीपली स्टडी करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं जो क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो अब आप लोग पूछेंगे इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इसका नाम है, ये क्या थी, किस तरह के लोग थे, क्या राजनीतिक स्थिति थी उस समय की। तो हम अगर ध्यान से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी। इसका विकास भारत में हुआ था, यानी उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, इस इलाके में हुआ था, यानी उत्तर पश्चिम इलाका में। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी से आता है, यानी सिंधु की घाटी में बसा सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस नदी, सिंधु नदी का नाम हम सभी सुने होंगे, जो भारत पाकिस्तान होते हुए बहता है। तो ये सभ्यता इंडस नदी के किनारे फैली हुई विश्व की सबसे प्राचीनतम और एक विशाल सभ्यता थी, महान सभ्यता थी। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पहला शहर हड़प्पा से प्राप्त हुआ, यानी 1921 ईस्वी की बात है, जब अंग्रेज अफसर लाहौर और यानी पंजाब और सिंध वाले इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उस समय कुछ रेलवे वर्कर्स को, कर्मचारियों को कुछ ईंटें मिली जो कि उस समय की नहीं हो सकती, काफ़ी प्राचीनतम लग रही थी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में मिली। तब उस समय के अंग्रेज अफसर ने इसके खुदाई का काम आरंभ किया, यानी 1921 ईस्वी की ये बात है। दयाराम सहनी के नेतृत्व में इस खुदाई को, सर जॉन मार्शल थे इसके अध्यक्ष, और दयाराम सहनी के अंदर में ये काम किया गया। और 1921 में सबसे पहले जिस स्थल का खोज किया गया वो था हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। जबकि यहाँ का सबसे विशालतम क्षेत्र जो मिला है, विशालतम एरिया जो मिला है, सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में नगरीकरण था, वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो कि वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल हमारे एग्ज़ाम में हिस्ट्री के इस साइड से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे तो मॉडर्न इंडिया से रहता है, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है हिस्ट्री सेक्टर में, हिस्ट्री के फील्ड में, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी एनेशिएंट इंडिया से। इसमें भी कल्चरल पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो हम देखते हैं, यानी किस तरह की सभ्यता थी, उस समय का नगरीकरण कैसा था, लोग कैसे थे, वे किस तरह के धर्म को मानते थे, उनका क्या विचार था, क्या वो सभ्यता आज की हमारी नगर से बड़ा था, क्या था। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, यानी हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का विकास, यानी सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ, किस तरह से आदि मानवों ने, यानी उसके बाद वाले मानवों ने जिन्होंने कृषि भी प्रारंभ कर दिया था लगभग, उन्होंने किस तरह से सभ्यता का विकास किया, उसका विस्तार क्या था। उसके बाद देखेंगे उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी और उसके क्या क्या प्रभाव थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्तर क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक कैसा था, यानी किस तरह का शासन व्यवस्था था, उसके प्रभावों के बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि इस सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली और उसकी जीवन शैली कैसी थी। यानी उस समय के लोग, इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी किस तरह के नगर थे, कैसे उसका नियोजन था, फिर धार्मिक क्रियाकलाप क्या थे। इन सब बातों की चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि वे कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। नहीं, इसके क्या कारण थे जो इतनी बड़ी सभ्यता जिसका पूर्णतः विनाश हो गया, जिसके अवशेषों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण था। अगर हम इसके विस्तार के बारे में देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार इस सभ्यता का, ये सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता थी। वैसे कई किताब में कई चीज़ें दी रहती हैं, जैसे 2300 से 1750, 2350 से 1750, 2500 से 1750, यानी इस तरह की बातें दी हुई होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, यानी पूरे इस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे काल की बात करें तो 3500 से लेकर 1750 के बीच की मानी जाती है, जिसमें जिसमें 3500 से लेकर 2500 तक यह ग्रामीण सभ्यता रही। 3500 से 2500 तक यह एक ग्रामीण सभ्यता रही। 3500 से 1750 तक इसका कार्यकाल रहा, जिसमें 3500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, 3500 से 2500 ईसा पूर्व तक इसका ग्रामीण काल रहा। यानी इस समय यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी इस समय के लोग गांवों में निवास करते थे। यानी कोई भी सभ्यता डायरेक्ट तो एक्सपेंड नहीं कर जाती है, यानी डायरेक्ट वो नगरी सभ्यता तो नहीं हो सकती। सबसे पहले वह एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसका काल 3500 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, और मध्यकाल। और फिर इसके बाद आता है इसका सबसे बड़ा कार्यकाल, जो कि है 2500 से लेकर 1900 के बीच, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं बुक में। यानी यही एक ऐसा कार्यकाल था जिस समय ये अपनी चरम अवस्था पे थी, यानी इस सभ्यता का विकास चरम पे था। इसे सभ्यता की परिपक्व अवस्था कह सकते हैं। यानी इस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने स्वर्ण युग में जी रही थी। यानी ये समय इसके एक्सपेंशन का एकदम मैक्सिमम स्तर था। फिर क्या हुआ, उसके बाद के काल को हम उत्तर सिंधु सभ्यता कहते हैं, यानी उत्तर हड़प्पन सभ्यता। इसका कार्यकाल रहता है
1900 से लेकर 1750 तक। 1900 से 1750 इस समय फिर यह ग्रामीण अवस्था को प्राप्त कर जाती है और धीरे धीरे माना जाता है इसका विनाश हो जाता है किसी न किसी कारण से। बाढ़ को इसके विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। वैसे बहुत सारी थ्योरियां हैं। बाढ़ है, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ना भी माना जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी आर्यों ने आक्रमण किया जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। ऐसी कई बातें बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो है उसके अनुसार से इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। यानी सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो हम समझ गए इस सभ्यता का कार्यकाल क्या था। यानी सबसे प्राचीन जो थी, सबसे पहली जो थी 3500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व का कार्यकाल, जिसमें ये अपनी ग्रामीण में थी, यानी गांवों में थी। इस समय ये सभ्यता ग्रामीण अवस्था में थी। उसके बाद जो आता है उसकी चरम सीमा वाली, यानी एकदम प्रखर बोल सकते हैं, परिपक्व सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता का उत्कृष्ट काल। इस समय सभ्यता का कार्य, ये सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच रही, यानी लगभग 600 साल तक। और फिर यह पुनः ग्रामीण अवस्था को प्राप्त कर जाती है किसी न किसी कारण से। वो कारण हम आगे पढ़ेंगे, जो क्या ऐसा कारण था जिसके कारण वो सभ्यता पुनः ग्रामीण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी उसका कार्यकाल 1900 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। तो हमने इसके कार्यकाल के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, यानी इसका विस्तार क्या था। इस सभ्यता की स्थिति के बारे में देखेंगे, यानी ये कहाँ से कहाँ तक था। तो ये सभ्यता भारतीय महाद्वीप की, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत पाकिस्तान वाला पूरा इलाका में फैली हुई सभ्यता थी। यानी ये पश्चिमोत्तर भाग में थी, उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे में फैली हुई थी। वैसे तो कई नदियां थी, लेकिन सिंधु मुख्य नदी थी, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। जैसे कई देश में है नील नदी की सभ्यता, यानी माया सभ्यता, यानी वो सारी सभ्यता उस समय की नदी के किनारे होती थी, जिसके कारण नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर दक्षिण में प्रवर, यानी नर्मदा की सहायक नदी के तट पर, यानी जम्मू कश्मीर से उत्तर में लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैली थी। उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में गुजरात के तट पर। और फिर ये यानी यहाँ पे नर्मदा नदी की सहायक नदी थी, वहाँ तक थी। और फिर पश्चिम में बलूचिस्तान यानी मकरान से लेकर इधर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई सभ्यता थी। यानी एक विशाल सभ्यता थी। यानी इसका कुल अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी विशाल सभ्यता थी। यानी बोल सकते हैं, यानी अगर आज की हमारे भारत का क्षेत्रफल बोले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग 1/3 बोल सकते हैं। इतनी बड़ी सभ्यता थी, विशाल नगर नियोजन था, यानी इतनी बड़ी सभ्यता माने काफ़ी विशाल सभ्यता थी। आज के पूरे पाकिस्तान का एरिया है 8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी उससे भी बड़ी सभ्यता थी, अर्थात काफ़ी विशाल सभ्यता थी। उस समय के इस सभ्यता के समकालीन सभ्यता की अगर बात करें तो उसमें जैसे मिस्र की सभ्यता, जैसे नील नदी की सभ्यता, नील नदी के किनारे बसी थी मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, उसके बाद आई चाइनीज़ वाला, फिर आया रोमन सभ्यता। ये सब बाद की सभ्यता है।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की अगर सभ्यता बोले तो मिस्र और मेसोपोटामिया, और उसमें भी अगर सबसे प्राचीन कोई सभ्यता थी तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सर्वप्रथम यानी इस सभ्यता को जब खोजा गया, यानी इसके परिपक्व अवस्था को 2350 से 1750 तक के बीच का माना जाता है, यानी टोटल माना जाता है। इसके बारे में तो हम आपको बताए थे कि जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो उस समय अधिकारियों को इसके बारे में ज्ञान हुआ कि यहाँ पे कुछ है, पुरातात्विक अवशेष है। फिर इंग्लैंड से एक 19 वर्षीय युवक, उनका नाम था सर जॉन मार्शल, वो भारत आए और उन्होंने इस सभ्यता पर खोज की, यानी 1921। यानी तो उसका भारतीय जो थे नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था राय बहादुर दयाराम सहनी। दयाराम सहनी के नेतृत्व में यहाँ पे खोजा गया। सर्वप्रथम हड़प्पा को खोजा गया, इस कारण उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सभ्यता यानी सबसे विशाल नगर जो था वो मोहनजोदारो था, जो कि सिंधु नदी के किनारे मुख्य रूप से स्थित थी, जहाँ से काफ़ी मात्रा में मानव कंकाल, जीवों के अवशेष, कई सारे विशाल स्नानागार, कोठार इत्यादि कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, यानी आगे हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम देखते हैं, यानी मैप में देखने की कोशिश करते हैं, यानी वो सभ्यता कितनी बड़ी थी, क्या था उसका एक्सपेंशन, यानी आज इसी के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो इस सभ्यता का जो विस्तार था अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत के लगभग बहुत सारे क्षेत्रों पर, और आज आधुनिक पाकिस्तान वाला इलाका, यानी अफगानिस्तान में यहाँ से लेकर ये वाला इलाका, यानी यहाँ तक, ये अफगानिस्तान का इलाका है। और इधर जम्मू कश्मीर के पास, और फिर यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में पूरा गुजरात तक, और फिर यहाँ फिर पूरब में ये उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश यानी मेरठ तक है, और पश्चिम में ये अफगानिस्तान तक। यानी इतनी विशाल सभ्यता थी, यानी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर की ये टोटल सभ्यता थी। ये काफ़ी विशाल सभ्यता थी। यानी इसके महत्वपूर्ण स्थल जो थे, जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, लोथल, कालीबंगा, सुतका गिंडोर आदि कई ऐसे शहर थे, जिसमें कुछ बहुत ही बड़ा था। यानी 3 प्रमुख अगर बोला जाए तो मोहनजोदारो, उसके बाद हड़प्पा, फिर आता था लोथल, फिर रोपर, यानी ये 3-4 सबसे बड़ी थी। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्रदान किया गया है। धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पाकालीन यानी सिंधु सभ्यताकालीन एक महत्वपूर्ण स्थल था, जिसको अभी हाल ही में दिया गया है यूनेस्को की टैग। अब हम वहाँ के नगर नियोजन के बारे में देखेंगे, यानी उस समय के नगर कैसे थे, नगर नियोजन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और उस समय की सबसे बेस्ट सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन प्रणाली के हिसाब से इसका बोला जाए, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो बताता है कि उस टाइम पे साइंस और ज्योमेट्री काफ़ी स्वर्णावस्था में थी, यानी काफ़ी उसका विकास था। यानी उस समय के लोग ज्योमेट्री जैसी
चीज़ों से परिचित थे, क्योंकि उनका नगर निर्माण प्रणाली जो है काफ़ी साइंटिफिक लगता है। साइंटिफिक इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वो नगर जो थे यानी त्रिकोणाकार बोल सकते हैं, तीन तीन दिशाओं से थे, और उसके अंदर का जो सड़क था, यानी सड़क जो बना हुआ था उसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी 90 डिग्री पे काटती थी। यानी एक सड़क ऐसे गया तो दूसरा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यानी पूरा 90 डिग्री पे पूरा सड़क एक दूसरे को काटती थी। यानी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आजकल के सड़क की तरह नहीं। और प्रत्येक नगर को दो भागों में विभक्त किए थे, जिसमें पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले थे। तो ये क्या थी, नगर को विभक्त क्यों किया था? तो जैसे हम राजाओं के बारे में सुनते हैं, तो राजाओं का घर बड़ा होता था, फिर ग्रामीण उनके घर थोड़े छोटे होते होंगे। तो क्या थी ये, किस तरह की बातें थी? तो यानी राजाओं, प्रशासनिक अधिकारी, सैनिकों या शहर के बड़े व्यापारी वर्ग, इसके लिए ऊंचे घर थे जो पश्चिमी टीले थे, जो कि ऊंचे थे, और पूर्वी टीले जिसमें ग्रामीण निवास करते थे। और ये एक दुर्ग की तरह थी, दुर्ग की तरह यानी किले की तरह थी, और व्यापार काफ़ी चरम पे था। तो प्रशासन तो होगा ही, टैक्स कलेक्शन होता होगा, इसीलिए इतनी बड़ी सभ्यता का विकास हो पाया। बिना टैक्स का तो ये संभव नहीं है। तो जब इसका खोजबीन किया गया तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे विशाल स्नानागार, कोठार अनाज रखने के लिए, बड़े बड़े अनाज गृह मिले, और कई ऐसी महत्वपूर्ण स्थलें मिली जिससे इस बात का विज्ञान प्राप्त होता है जो उस समय के लोग पूजा पाठ भी करते होंगे, जैसे शिवलिंग का मिलना, मातृ देवी की मूर्ति मिलना। यानी मातृ देवी इस तरह बोल सकते हैं, यानी एक महिला के पेट से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया, जो कि शायद धरती माता के रूप में उसे इंगित किया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो ये बताती हैं कि कुछ न कुछ उन लोगों का धार्मिक विश्वास भी रहा होगा। मुख्य रूप से शायद वे प्रकृति की पूजा करते थे, सिंधु की, यानी नदियों की, पेड़ पौधों की, इस तरह की चीज़ों, और शिव की पूजा करते थे। जादू टोना में भी विश्वास था उन लोगों का, यानी वो लोग, कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनमें पता चला है वे लोग जंतर भी पहना करते थे, जिससे पता चलता है उन लोगों का भूत प्रेत यानी दूसरी दुनिया, पारलौकिक शक्ति के बारे में भी सोचते थे, यानी इस दुनिया से बाहर की भी एक दुनिया है। हालांकि इसका साक्ष्य बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। तो इस तरह की नगर व्यवस्थाएं थी। और शहर की जो थी, यानी नगर तो हम बताएं, सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, बेहतर नालियों का प्रबंध था, यानी जल निकासी का प्रबंध था, प्रत्येक घर में कुआं की व्यवस्था थी, यानी स्नान करने के लिए, और घरों के, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के घर के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी, यानी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी उनकी केवाड़ियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे या खिड़कियाँ। लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे लोथल में मुख्य सड़क की
सड़क की तरफ दरवाजे और खिड़कियां खुलते हैं। इसी तरह कुछ घरों में प्लास्टर के भी जानकारियां मिलती, यानी प्लास्टर भी करते थे वे लोग। विशेष किस्म की यानी ईंटों का प्रयोग करते थे, जो कि पक्की ईंटें भी होती थी, कच्ची ईंटें भी होती थी। सिक्कों का भी प्रयोग करते थे, यानी वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी उनका ट्रेड किस किस के साथ था, क्या थी उनकी राजनीतिक स्थितियाँ, आर्थिक रूप से वे लोग कैसे थे, उनका विचार क्या था, सामाजिक विभाजन किस तरह का था, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जौ और गेहूँ खेत, उस समय खेतियाँ भी की जाती थी, यानी कृषि भी की जाती थी। इसी कारण उसको एक व्यापारिक सभ्यता या नगरीय सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि उस समय के लोग जो कृषि करते थे, कृषि अवशेष उत्पन्न होता है, यानी कृषि अगर अधिक उत्पादन होगा, अवशेष उत्पादन होगा, तो वो उसको बेचेंगे, यानी व्यापार करेंगे। तो इनके व्यापार का साक्ष्य मिस्र, मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के साथ मिलता है। ऐसा माना जाता है इनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे इसका भी साक्ष्य मिला है कि घोड़े से भी ये लोग परिचित थे, लेकिन इसका बड़ी मात्रा में इसको उपयोग में नहीं लाते थे। यानी मुख्य रूप से यह एक व्यापारिक सभ्यता थी। घोड़े का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे युद्ध की काम हो, उस समय में यही था। और कांसे का आविष्कार हो चुका था, इसीलिए इसको एक कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। यानी कांस्य यानी तांबा, टीन, इससे मिलके बनता है, यानी तांबा और टीन को मिक्स करके ये लोग कांसा बनाते थे। इनको कांसे का भी ज्ञान था, इनको लिपि का भी ज्ञान था, यानी ये लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। तो आज हम इतना पर ही समाप्त करते हैं। आगे के बारे में, उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में, और सिंधु सभ्यता की और क्या क्या स्थितियाँ थी, क्या क्या विशेषताएं थी, आर्य कौन थे, वो कैसे भारत आए, इस सब के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।